बार फिर से आप सभी का स्वागत है गेट नॉलेज विद श्रेया पर। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम है होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसमें हमने प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो इसी से टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। जो स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो से आए हैं, मेरी एडवाइस यही है कि एक बार आप पहले जो पिछला लेक्चर था हमारा वो वाली वीडियो को जरूर से देख कर आए ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। ओके, चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है ये। ओके, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आपकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी। आपको फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश बनाना है, उसको सेपरेट करना है, देन सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, रूट्स बनाना है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल हमारा सी एफ निकालना है, देन पी आई निकालना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये इस जो टर्म्स है वो कुछ इस फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको सबसे पहले फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना इज इक्वल्स टू डी एंड ओके, देन हम लिखेंगे ये हो जाएंगे डी स्क्वायर जेड माइनस डी डी डैश जेड इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस 2y। ओके, समझ में आया। अब दोनों में से हमने z कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश z इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस 2y। यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आई कैसे हमने फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश बनाया एंड उसको z से सेपरेट किया। ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ओके, सो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश क्या बन चुका है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई होप आपको याद होगा इतना कि हम d को सब्स्टिट्यूट करते हैं m से एंड d डैश को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 से, एंड ये पूरी टर्म को किसके इक्वल हम करते हैं, इक्वेट विद इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसके अंदर पुटअप करेंगे। तो d की जगह पर मैंने रखा m स्क्वायर माइनस d की जगह पर m एंड d डैश की जगह पर 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। ओके, हम फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के लिए। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने क्या पुटअप किया, d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इक्वल्स टू 1। और जब इसको हमने 0 के इक्वल पुटअप किया तो वो हुआ हमारा m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें सी एफ निकालना था। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इधर से मैंने m कॉमन निकाला, दैट विल बी m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास m की दो वैल्यू आई, m इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई और अकॉर्डिंग टू हमारे CF के रूल्स जो हमने पढ़े थे उसके अंदर दो ही केसेस थे, या तो हमारे रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे या फिर रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। यहाँ पर हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा वो वाला रूल लगेगा जहाँ पर हमारे रूट्स अनइक्वल थे। आई होप आपको याद होगा, और जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज़ आप जरूर से पिछली वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसके लिए क्या होगा, ये f1 y प्लस mx m1x, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगी 0x। ओके, पर 0x क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 0, तो ये हो गया हमारे पास y प्लस f2 y प्लस x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 1। ओके, आपको इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको निकालते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देती हूँ। थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए रहेगी ना, चलिए मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ। इतने एरिया को मैंने रब किया है। अब पी आई का हमारे पास
अब 1 क्या आता है, फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश, जो कि है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इंटू हमारा राइट हैंड साइड का फंक्शन जो कि है कॉस एक्स इंटू कॉस 2 हाँ ओके, आपको समझ में आया। अब मैं इधर साइड का भी रब कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको जब पी आई निकालना है, सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही होता है, बाकी सी एफ निकालना तो बहुत आसान है ना। चलिए, इसके लिए हम सोचते हैं कि हम कैसे पी आई निकाल सकते हैं। क्या हमने इस टाइप के फंक्शन के लिए रूल्स पढ़ा था पी आई में? हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें हमें पता है कि इस टाइप का फंक्शन तो हमने नहीं देखा था, ठीक है। हमने जो रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स पढ़े थे, उसके अंदर इस टाइप का फंक्शन नहीं था। रही बात कॉस एंड साइन की, मतलब कॉस और साइन में हमने एक फंक्शन पढ़ा तो था जिसके लिए हमने पी आई निकाला था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी हमारा साइन या कॉस में एंगल कुछ इस टाइप से था, जहाँ पर एंगल में आपको लीनियर फंक्शन दिया हुआ रहता था, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में दिया था। मतलब हमारे पास डायरेक्ट इस चीज़ के लिए कोई सा रूल नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको ऐसी चीज़ में ब्रेक डाउन करें, मतलब ऐसे फंक्शन में ब्रेक डाउन करें जिसके लिए हमारे पास पी आई के रूल्स है। ओके ओके, मैं आपको वे ऑफ थिंकिंग बता रही हूँ कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप कैसे उसे ब्रेक डाउन करोगे। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन के लिए हमने कोई सा भी पी आई का केसेस नहीं पढ़े थे। अब रही बात कॉस की, तो कॉस में हमने एक फंक्शन देखा था, लेकिन उसके एंगल में हमें एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हमें रिलेशन दिया रहता था, फंक्शन दिया रहता था, लेकिन इस फॉर्म में हमने नहीं पढ़ा था। तो हमें अल्टीमेटली इसे कहीं ना कहीं ऐसे फंक्शंस में ब्रेक डाउन करना रहेगा जिसके लिए हमारे पास पी आई की केसेस है। अब यहाँ पर ये ब्रेक डाउन किस में हो सकता है अधिकतर? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रेक होगा, और हमने 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, एक साइन एक कॉस। ओके, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में साइन एंड कॉस के लिए हम लोग ऊपर चीज़ें पढ़ी थी, तो हम इसको ब्रेक डाउन भी किस में करेंगे? साइन एंड कॉस में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदर जो थे पॉलिनोमियल एंड ई टू दी पावर में, वो तो यहाँ ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकते ना। अब देखिए, इसको ब्रेक डाउन करने के आपकी और थिंकिंग कहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉस एंड एक कॉस, 2 कॉस के एंगल आपको मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कॉस ए एंड कॉस बी। तो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। आई होप आपको याद होगी, क्लास 11th या 12th में हमने स्टडी की थी। ओके, चलिए अब यही रूल हम यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 2 चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया हमारे पास 2, एंड ये वाला 2 यहीं रह गया। अब 2 कॉस ए कॉस बी की जगह पर हम ये आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर ए क्या है, एक्स, एंड बी क्या है, 2 है। ओके, चलिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इंटू ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉस ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 2 है, प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स माइनस 2 है। ओके, समझ में आया? ठीक है, इतनी बन गई। अब ये वाली चीज़ दोनों को मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? अब ये वो वाले फंक्शन में ब्रेक डाउन हो गया जिसके लिए हमने पी आई के केसेस पढ़े थे। हाँ, हो गया। इस फॉर्म में तो हमने साइन एंड कॉस के एंगल पढ़े थे, गॉट इट। इस फॉर्म में हमने क्या पढ़े थे, साइन एंड कॉस के लिए पी आई के केसेस पढ़े थे। तो ये अब हमारे पास ये हमारे एरिया के अंदर बॉल आ चुकी है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली पी आई निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1/2 को बाहर ही रहने दिया, एंड डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इस टर्म को भी दिया एंड इस टर्म को भी दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस 2 हाई के अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस cos x माइनस 2 हाई के अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डी
डैश। ओके, अब इससे रिलेटेड आपको पीआई का केस पता होना चाहिए कि हमने किससे किसको सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ फॉर दिस केस, इन केसेस में डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, डी डी डैश को सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ऑफ ए बी से, एंड डी डैश के इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस ऑफ बी स्क्वायर से। ओके, अब हमें यहाँ पर डी स्क्वायर एंड डी डी डैश चाहिए, तो डी स्क्वायर के लिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए क्या है 1, तो माइनस ऑफ 1, डी डी डैश है हमारे पास नहीं, तो 1 इंटू 2 दैट विल बी माइनस ऑफ 2, गॉट इट। इस केस के लिए एंड इस केस के लिए हम अलग बनाएंगे। सबसे पहले हम इस केस को यूज कर लेते हैं, तो ये cos x प्लस 2 है तो एज इट इज अपॉन में डी स्क्वायर की जगह में क्या पुटअप करना है -1, देखिए फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का नहीं इक्वेशन का माइनस, एंड डी डी डैश की वैल्यू क्या है -2, ये -2, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, एंड 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, तो ये 1 हट गया था अपॉन में 1 प्लस। अब ये केस को हम देखते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, तो ये -1 लिख दी हमने, एंड यहाँ पर डी डी डैश की वैल्यू निकालना है, मतलब 1 इंटू -2, एक फॉर्मूले का माइनस है जो कि माइनस ए बी का है, एंड हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पर 1 है यानी ये -2, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 2। ओके, चलिए अब ये क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 के अपॉन में डी स्क्वायर की जगह -1, एक माइनस का माइनस, एंड वो क्या है हमारे पास प्लस का 2, डी डी डैश की जगह अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हटाया मैंने, तो -1 एंड -2 क्या हो जाएगा -3, ये हो गया, और हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास पी आई आ चुका है, बस ये 1/2 का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा। उसके लिए एक काम करते हैं, हमारे पास सी एफ एंड पी आई दोनों चीज़ें आ चुकी है, तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप जब तक आंसर नोट कर लीजिए। चलिए एक काम करती हूँ, अब मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ, बस पी आई आ गया है। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने रब किया इसे, ओके डन। देन कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी z is equals to CF प्लस PI। CF की वैल्यू है हमारे पास F1y प्लस F2y प्लस x। ओके, अब प्लस PI की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस 2y। अब इधर साइड भी रब कर देते हैं, थोड़ा व्यवस्थित लगेगा। यहाँ का काम हो चुका है, ये हो गया प्लस 1/2 cos x प्लस 2y। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस यहाँ पे चले जाएगा, 1/2 इंटू -1/3 that will be minus of 1/6 cos x minus 2y। और ये हमारा क्या है कंप्लीट आंसर, z इज इक्वल्स टू, और ये हमारा आंसर। आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे हमने किया, तो कितना इजी था आपने देखा होगा, इजी लगा। CF तक का पोर्शन तो आप मानना ही पड़ेगा आपको कि बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट आता है PI में, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको PI के क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे कि किस केस में हमें कैसे ब्रेक डाउन करना है, एंड कैसे क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है, कब हमें फॉर्मूलेस वगैरह देखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ नोट इट डाउन।
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली मैं आपको आइडेंटिटी बताना रहेगा कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो सभी को होता है, मुझे भी होता था कि कौन सा टाइप की इक्वेशन है। तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना भूल गई पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अभी तो आपको पता है कि हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पर आप एग्जाम में कैसे पता करोगे कि ये वाली इक्वेशन ये वाले टाइप की है? बहुत सारी इक्वेशन में मुझे भी कंफ्यूजन होता था। फिर अभी मैंने जब ये वाला क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा कि एक बार आइडेंटिफाई करवाना आपको बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तब मैंने आपको बताया था कि इसकी आइडेंटिटी यही है, हर टर्म का ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा, पहली बात। एंड दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि डिनोमिनेटर में ये देखिए यहाँ पर x की पावर जो है वो घटती जाएगी एंड y की पावर बढ़ती जाएगी। ओके, दो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने उस टाइम गौर से सुना होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये वाली बात बोली थी, मैंने बोली थी, ठीक है। आपने नहीं सुनी, आपकी गलती थी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, किसी की कोई गलती नहीं थी। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सॉरी डबल बात बोल दी मैं। यहाँ पर हर टर्म का ऑर्डर कितना है? 3। इसको भी 3 टाइम डिफरेंशियल, इसको भी 3 टाइम डिफरेंशियल। इन चारों अल्टीमेटली हमारे पास चारों टर्म्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो गया है। एंड नीचे में जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि x की पावर घटती जा रही है, ऐसी टर्म्स में देखना होगा। मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, यहाँ पर इससे भी ऑर्डर करेंगे। एंड y की पावर देखिए कॉन्सिक्वेंटली बढ़ते जा रही है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कैसे होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी की डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। नाउ इट्स माय टर्न, आपको समझाती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट स्टेप हमारी ये है, हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डी एंड डी डैश के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो इसे मैं यहीं पर लिख देती हूँ बिकॉज यू नो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है यहाँ पर। डेल बाय डेल एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया डी से एंड डेल बाय डेल वाई को सब्स्टिट्यूट किया हमने डी डैश से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? डी क्यूब माइनस ऑफ 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 5 डी डैश का स्क्वायर माइनस 2 डी डैश का क्यूब इज इक्वल्स एक सेकेंड वेट, यहाँ पर z भी आएंगे, z लगाने भूल गए। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लगा दिया था z, एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगर मैंने डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन बना दी हो तो उसके d के साथ मेरा z का भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर z है ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा z माइनस ऑफ 4 डी स्क्वायर डी डैश z एंड प्लस 5 डी डैश स्क्वायर z माइनस ऑफ 2 डी डैश का क्यूब z इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस वाई। एंड नेक्स्ट स्टेप में z हम अलग कर लेंगे। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 5d डी डैश का स्क्वायर माइनस 2 डैश का क्यूब इंटू z इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस वाई। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम डायरेक्टली पुटअप कर रहे हैं फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको यहाँ पर वापस से पूरा लिखना है। फंक्शन ऑफ डी को पहले 0 के इक्वल करना है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? d इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m क्यूब माइनस 4n स्क्वायर प्लस 5m माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। आई होप आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते आता होगा।
अगर आपको सॉल्व करते नहीं आता है तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को देखना रहता है हमें। यहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -2, तो आपको -2 से +2 के बीच में रेंज आपको चेक करनी रहती है। जो भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। तो यहाँ 2 है तो -2 से +2 के बीच में आपको वैल्यूज देखना है, और जो सी भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब आपको -2 से +2 के बीच में हर एक वैल्यू को पुटअप करना है। मतलब ऐसे ही नहीं कि 0.1 0.2 ऐसा नहीं, -2 -1 0 1 2 इतने के बीच में आपको एक रूट मिल जाएगा। जैसे आपकी सपोज कीजिए अगर आप 1 चेक करना चाहते हो तो m की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1, ओके। आपको ये इस रेंज में आपको देखना है, और जो सी भी वैल्यू आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो आपकी रूट होगी। अब यहाँ पर अगर मैं एक एक वैल्यू को चेक करूँगी तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका रूट रहेगा 2। यहाँ पर आप 2 की वैल्यू को जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 -60 + 10 -2, तो देखिए क्या है, सेटिस्फाई करती है। 8 - 16 -8 एंड +8 = 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या करी, सेटिस्फाई कर रही है। तो m = 2 हमारा क्या है, एक रूट, ओके। तो हमारे पास एक रूट है m = 2। अब यहाँ से आप फैक्टर कैसे बनाओगे, तो ये होगा m - 2 = 0। अब हमारे पास ये एक फैक्टर है, एंड ये फैक्टर की हेल्प से आपको ये वाली पूरी टर्म को डिवाइड करना है, देन आपको बाकी के 2 रूट्स मिलेंगे। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स आएंगे। चलिए हमारे पास एक तो आ गया है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा में डिवाइड कर देंगे, m - 2 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम m³ -4m² + 5m - 2, ओके। m³ -4m² + 5m - 2, एंड इसे मैं रफ कर देती हूँ ताकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ सके। अब आपको ये डिवाइड करना तो आता ही होगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ, इसको आप करोगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, m², तो हमारे पास टर्म बनी m³, एंड इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2m², ये माइनस का बनेगा एंड ये प्लस का बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड ये बचेगा -2m² + 5m - 2। अब इसके लिए हम करेंगे -2m का मल्टीप्लाई, तो ये बनेगी हमारे पास 2 -2m², एंड इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4m माइनस, इधर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये टर्म किसकी बन जाएगी, प्लस, एंड ये किसकी बन जाएगी, माइनस, तो ये कैंसिल आउट, एंड अल्टीमेटली यहाँ क्या बचेगा, m - 2, जो कि यही टर्म बनेगी, और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ -2 का पूरा टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने ये फैक्टर गलत चुना है, ठीक है। अगर रूट जो फाइंड करना था वो अगर आपने गलत किया है तो ऑब्वियस बात है इसको डिवाइड नहीं करेगा, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया मतलब आपने रूट सही चूज़ किया था। तो अब हमारे पास एक रूट था m = 2, एंड बाकी के रूट्स हमारे क्वेश्चन फैक्टर से आएंगे, जो कि है ये। अब देखिए m² - 2m + 1 = 0। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये m - 1 का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 एंड 2। इससे हमें 2 वैल्यूज मिली, 1 एंड 1 क्योंकि ये स्क्वायर था, एंड 2 जो हमने रूट फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब हम CF निकालते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा रफ करते हैं। ओके, अब CF, अब यहाँ पर देखिए 2 रियल एंड इक्वल है, एंड थर्ड वाला डिफरेंट है। तो 2 के लिए जो हमारे पास रियल एंड इक्वल वाला केस था हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, F1 y + x, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 1, एंड एक हमारे पास एक इक्वल और रूट है, तो x × F2 y + x, ओके। एंड डिफरेंट रूट है हमारे पास एक, जिसको हम लिखेंगे F3 y + 2x,
ये हमारे पास सी एफ आ गया। देन हम निकालेंगे हम पी आई। जगह तो बहुत ही कम है, चलिए थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करेंगे। चलिए पी आई के लिए 1 के अपॉन में ये पूरी टर्म आ जाएगी। अब आप यहाँ देखिए कि ये ज़्यादा बड़ी टर्म हो रही है ना, आप देखिए तो ये बहुत बड़ी टर्म है, नीचे लिखने में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम इतनी बड़ी टर्म नहीं रखते हुए हम रूट्स के फॉर्म में रखते हैं। कैसे, मतलब फैक्टर्स में रखते हैं हम। जैसे कि इसके लिए आप क्या करोगे, हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो रूट्स आए थे, जैसे कि हमारे रूट्स आए थे m-1 का स्क्वायर एंड m-2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे। ओके, ये हमारे फैक्टर्स आए थे जिसकी हेल्प से हमारे पास रूट्स आए थे 1, 1 एंड 2। अब इतना बड़ा फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश हम अपॉन में रखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे फैक्टर्स के फॉर्म में रखते हैं। फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए थे उसे ये फैक्टर जो बने हैं उसी के फॉर्म में हम रखते हैं। जैसे कि हमारे फैक्टर्स यही बने थे, एक फैक्टर ये था जिसकी हेल्प से हमारे 2 रूट आए थे जो कि इक्वल थे 1 एंड 1, एंड एक ये फैक्टर था जो कि हमने डिसाइड किया था, तो ये m-2 जिससे हमारे पास वैल्यू बनी थी 2। तो इसी फॉर्म में हम फैक्टर्स को यहाँ रखेंगे। बस क्या करना है हमें, अब हमने m को सब्स्टिट्यूट किया था d से, मतलब d की जगह पे हमने d डैश रखा था, एंड 1 की जगह पे हमने क्या रखा था, d डैश। मतलब हमने m को सब्स्टिट्यूट किया था d से एंड d डैश को रखा था 1। तो वापस से हमें यहाँ पर फंक्शन, हम यहाँ पर नीचे क्या रखते हैं, फंक्शन ऑफ d एंड d डैश। अगर मैं सिर्फ इसे m को सब्स्टिट्यूट करूँगी d से तो ये नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ d का फंक्शन। लेकिन हम तो d एंड d डैश दोनों को रखते हैं, तो हमें क्या करना है, अगेन जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वैसे के वैसे ही रिप्लेस कर देना है। d की जगह पर हमने m सब्स्टिट्यूट किया था, m की जगह पर हम d रख देंगे, एंड d डैश को हमने 1 रखा था, तो जहाँ जहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 है उसकी जगह पर हम d डैश रख देंगे। ओके, अब यहाँ देखिए m की जगह पर d माइनस 1 की जगह पर, मतलब कांस्टेंट की जगह पर d डैश का स्क्वायर, देन m की जगह पर d एंड 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, 1। ओके, यहाँ पर 1 है एंड 1 की जगह हमें क्या रखना है, d डैश, तो ये हो जाएगा 2d डैश। हो गया हमारे ब्रेकडाउन फैक्टर्स में। हमारे पास फंक्शन क्या है, e⁻2x + 1। ओके, अब आपको इसका पी का केस पता होगा कि इस केस में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं d = a एंड d डैश = b। लेकिन कंडीशन भी ये रहती है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 1, तो ये तो 0 नहीं बन रहा है। इसको देख लेते हैं 1, इसकी जगह पर 2 रखा एंड 2 × -1, ये टर्म हमें 0 दे रही है। d की जगह पर हमने रखा 2 माइनस 2 × d डैश की जगह पर क्या रखा हमने 1, तो 2 - 2 0, मतलब ये वाली टर्म हमारा 0 दे रही है हमें, तो मतलब हम नहीं रख सकते। ठीक है, d = a एंड d डैश = b नहीं रख सकते। हम रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यही वाली टर्म है जो हमें क्या दे रही है, 0 दे रही है अपॉन में, लेकिन ये वाली टर्म तो हमें 1 दे रही है ना, मतलब कुछ और चीज़ दे रही है 0 के अलावा। तो हम इसके लिए इसको तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, इसे अभी हम बाहर रहने देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1/d - 2d डैश को बाहर रखा एंड 1/d - d डैश के होल स्क्वायर के साथ सॉल्व करने का सोचा हमारे फंक्शन को। अब यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करेंगे, जो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इस केस के लिए। तो d की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 एंड d डैश की जगह पर क्या रखेंगे हम 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट विल बी 1। तो इसे रब करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ फंक्शन e⁻2x + 1। अब आप बोलोगे कि अब इस टर्म का हम क्या करें,
तो आपको याद होगा मैंने बताया था अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं तो आपको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको बताया था। चलिए तो अब मैं उधर साइड रब करती हूँ, ये इतना पोर्शन हम रब करते हैं। ओके चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन करने पर 0 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशियल ऊपर x का मल्टीप्लाई करके नीचे डिफरेंशियल कर देंगे। चलिए तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया x का इंटू हमारा फंक्शन एज इट इज, एंड नीचे हमको डिफरेंशियल करना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो d एंड d डैश दोनों के रिस्पेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर d के रिस्पेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो अगर ये फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू d तो इसका हो जाएगा 1 एंड ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम पार्शियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली डिफरेंशियल, ये वाले फंक्शन को हमें दो चीज़ के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, या तो d या फिर d डैश। यहाँ पर हम d के रिस्पेक्ट करना, ऐसे ही मन हुआ तो d के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप d डैश के रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर d के रिस्पेक्ट करा तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 1। ओके, हमारे पास आंसर आ गया, पी आई आ गया, सी एफ आ गया। अब हमारे पास क्या कर देते हैं, हम कंप्लीट आंसर लिख देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जुगाड़ है थोड़ा सा, मैं यहीं पर लिख दूंगी। ओके, अब हमारे पास कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये रहा हमारा सी एफ, लिख देते हैं यहाँ पर f3 y प्लस 2x। ओके, एंड प्लस पी आई, तो यहाँ पर मैं इसे हटाकर z लिख देती हूँ प्लस x इंटू e टू द पावर 2x प्लस y, और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ इसे। ओके, तो हमारा ये आंसर हो चुका है। अब हम इसके बाद एक और केस देखते हैं, पॉलिनोमियल केस। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पर सी एफ के फॉर्म में इसे हटा दीजिए, अब आप ये हट जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा और आपने इसको पॉज करके अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं इसे रफ करके नया क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारे पॉलिनोमियल केस के ऊपर। जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस पढ़ा था, पॉलिनोमियल केस, जहाँ पर आपको फंक्शन पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया रहेगा, तो वो वाला केस से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जरूर से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो आई होप आपने अभी तक पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम डायरेक्टली कर देंगे d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ओके, d² प्लस 3d डैश एंड 2 डैश का स्क्वायर। ओके, अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये क्या बनेगी, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स के लिए m² प्लस, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2m प्लस m में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक रूट है हमारे पास m इज इक्वल्स टू -1 एंड एक रूट है हमारे पास -2। ओके, तो अब हमारे पास सी एफ आ सकता है। तो ऊपर का मैं रफ कर रही हूँ। तो हमारे पास सी एफ है। ये केस किस में जाएगा, हमारे पास रियल एंड डिफरेंट रूट आए हैं, तो सी एफ का हमारा वो वाला केस लग जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x। ओके, ये हमारे पास सी एफ निकल आया।
अब हम पी आई ट्राई करेंगे। चलिए, ये सी एफ निकालना तो आपके विदिन 2 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा, बहुत इजी है, 2 ही केसेस है इसके अंदर। अब हम पी आई देखते हैं। चलिए, पी आई इज इक्वल्स टू 1 के अपॉन में हमारा एफ ऑफ टी माइनस 3d d डैश प्लस 2d d डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब ये वाला केस कौन सा है? हमारा पॉलिनोमियल वाला केस है। तो आपको पता होगा पॉलिनोमियल केस के अंदर हम पी आई कैसे निकालते हैं। जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं एंड उसकी पावर -1 हो जाती है, देन उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते हैं। ओके, अब अगर आपने हमारे साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था तो ऐसा ही पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस हम चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे तो हम उसको यूजुअली 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स की पावर -1 ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात ये मैंने आपको बताई थी। एंड सेकेंड बात मैंने आपको उस लेक्चर में ये भी बताई थी कि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी टर्म्स तक एक्सपांड कर देंगे, ऐसा नहीं। जिस टर्म में, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म तक डी और एक्स की पावर या तो बराबर है या फिर डी की पावर हमारे एक्स की पावर से कम है, जब तक ये हम उस वैल्यू को कंसीडर करते थे, वो टर्म को कंसीडर करते थे हमारे एक्सपेंडेशन में। जिस जगह पर हमारी डी की पावर हमारी पॉलिनोमियल की पावर से ज़्यादा हो जाती थी वहाँ पर हम उसको स्टॉप कर देते थे, क्योंकि उसका डिफरेंशियल अल्टीमेटली 0 हो जाता था। ओके, अगर आपको वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको पिन कर मतलब उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको एक बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। डी मतलब होता है डिफरेंशियल, गॉट इट। अब अगर डी का स्क्वायर है मतलब ये भी स्क्वायर टाइम है, मतलब 2 बार डिफरेंशियल होगा। अब एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल करना है तो ये क्या होगा 2x, ये 1 टाइम डी निकला। अब आपका इसका d2 निकालोगे आप, मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। मतलब यहाँ पर जब तक हमारी पॉलिनोमियल की पावर और d की पावर दोनों बराबर थी तब तक हमारे पास वैल्यू आई थी, लेकिन अगर मैं इसे थर्ड टाइम डिफरेंशियल करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें वही, अब यहाँ पर x एंड y है एंड सिमिलरली d एंड d डैश है, तो हमें वो दोनों के लिए ऐसी टर्म तक जाना है जहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की पावर एंड d एंड d डैश की पावर या तो इक्वल हो या फिर d एंड d डैश की पावर कम हो। ओके, चलिए अब इसे सबसे पहले तो हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलिए अब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता था? पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ कॉमन निकालते थे। तो यहाँ पर आप ये वाली टर्म भी निकाल सकते हो, ये वाली टर्म भी निकाल सकते हो, ये वाली टर्म भी, पर आपको सिंप्लीफाई करना है, टफ नहीं करना है। तो ऐसी टर्म को चुने जिसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर, तो मैंने डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर डी डैश डी स्क्वायर हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 3d डैश अपॉन डी, एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d डैश का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास अपॉन की टर्म बन चुकी है एंड ये हो गया x प्लस वाई। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसे हटा देती हूँ मैं अब। ओके, ये हमारे पास पी आई बन चुकी है, हमारे पास टर्म भी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म को ऊपर शिफ्ट करना है, उसकी पावर क्या करना है -1। चलिए, तो ये 1/d स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है, एंड ये वाली टर्म को पूरा का पूरा हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया 1 माइनस 3d डैश बाय डी प्लस 2d डैश का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है और इसकी पावर है हमारे पास -1। ओके, और फंक्शन है हमारे पास x प्लस वाई। अब ये हमारे पास 1 माइनस के फॉर्म में बन चुका है। ओके,
अब मैं आपको बता देती हूँ इसका फंक्शन कैसे ओपन होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करती है। 1 माइनस एक्स के फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पर 1 प्लस 3d डैश है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो ये किस फॉर्म में बन चुका है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बाय द बायनोमियल थ्योरम। वन प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस कुछ इस टाइप से चलेगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस टर्म तक आपको पूरा एक्सपांड नहीं करना है, उसी टर्म तक जाना है जहाँ पर आपकी यहाँ पर x के फॉर्म में अगर यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, वही टर्म तक आपको जाना है जहाँ पर d एंड d डैश की पावर या तो हमारे पॉलिनोमियल से कम है या फिर बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे फॉलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर। अब इसका एक्सपांडेशन 1 माइनस एक्स, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा ये 3d डैश बाय डी एंड प्लस 2d डैश का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, देन प्लस यही टर्म का स्क्वायर होगा। पर देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर, एंड ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। पर हमारे पास पॉलिनोमियल की टर्म कितनी है, पॉलिनोमियल की पावर कितनी है 1 एंड 1, मतलब x वाली टर्म मतलब d की पावर भी हमें कितनी चाहिए ओनली 1 एंड y मतलब d डैश की पावर भी हमें कितनी चाहिए ओनली 1, मतलब डेल बाय डेल एक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे x को, तो इसकी पावर 1 है तो डेल बाय डेल एक्स की पावर भी कितनी होना चाहिए 1 तक ही जाना है, उसके आगे गए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y है तो डेल बाय डेल y की पावर भी या तो उससे कम हो, y से कम हो या फिर y के बराबर हो, मतलब 1 फॉर दिस केस, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बार हमने डिफरेंशियल करा तो 0 आ जाएगा, है ना। चलिए तो आपने इतना कर लिया, तो ये वाली टर्म तक अभी हम कंसिडर करते हैं। इसके आगे आपको रीजन बता दिया मैंने क्यों एक्सपांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे ये वाली टर्म की पावर ऑलरेडी ज़्यादा है एंड हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर 1 है। चलिए यहाँ पर इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप जब देखोगे तो ये वाली टर्म की पावर भी क्या है स्क्वायर है, पर हमारे पास फंक्शन की पावर कितनी है 1 एंड 1, तो ये वाले टर्म को भी अगर आप हटा दो तो इट्स नॉट बिग इशू। तो यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म को भी हटा दिया एंड हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बची 1 एंड माइनस 3d डैश बाई डी, और यहाँ पर ये वाले फंक्शन को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब ये x प्लस वाई का मल्टीप्लाई होगा 1 में भी एंड ये वाली टर्म में भी, 1 बाई डी स्क्वायर बाहर ही रहा, x प्लस वाई माइनस 3d डैश बाई डी इंटू एक्स प्लस वाई। अब डी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है डेल बाय डेल वाई को, डेल बाय डेल वाई, मतलब ये वाली चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू हमें वाई। ओके, तो जब ये वाली टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो क्या होगा हमारे पास 1, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था d अगर डिफरेंशियल होता है तो 1 बाई डी हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर d है अपॉन में, तो ये क्या होगा इंटीग्रेट होगा, पर d को हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया है डेल बाय डेल एक्स से, तो ये क्या होगा पार्शियल इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास x, तो ये हो गया हमारे पास x। ओके, यहाँ पर d था तो d की जगह पर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर 1 था तो d को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे इंटीग्रेशन से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हटकर यहाँ पर क्या आ गया x। ओके, तब x प्लस वाई माइनस 3x। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 3x माइनस ऑफ 2x, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ 2x और यहाँ पर इसे हटा दिया। ओके, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचा है 1 बाय डी स्क्वायर,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/d इंटू 1/d लिख सकते हैं। और 1/d क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके चलिए, तो मैंने 1/d को एक को बाहर निकाला एंड एक को अंदर रखा, y माइनस 2x। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x y, 1/d को हम हटा देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं हम डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा x y, और ये क्या हो जाएगा x² 2, एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हमारे पास ये टर्म बन गई। अब एक और d बचा है, एक और d, एक वन मोर टाइम हमें इंटीग्रेशन करना है। ये क्या होगा, x² y 2 माइनस x³ 3। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट पी आई आया है। आई नो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया, ताकि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या स्टेप करना है। अगर मैं चाहती तो ये क्वेश्चन तो छुपा देती, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप के केसेस आ जाए, 1/d क्या होता है वगैरह वगैरह, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। हमारे पास कंप्लीट पी आई आया है, इसे हम मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन भी नहीं मिले, कहाँ गया ये क्वेश्चन, तो x² y 2 माइनस x³। तो हमारे पास पी आई भी आ गया है एंड सी एफ भी आ गया है। तो अब किस बात की देरी है भैया, सी एफ भी है पी आई भी है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दो। चलिए इसे रफ कर देते हैं। इधर भी थोड़ा सा रफ कर रही हूँ मैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप नोट डाउन करना भूल गए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने इधर रफ कर दिया। कंप्लीट आंसर जो लिखना है मुझे, इसे भी रफ कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन लगेगा। चलिए, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, z = CF प्लस PI। तो z = CF क्या है हमारे पास, F1 y माइनस x प्लस F2 y माइनस 2x प्लस x² y 2 माइनस x³ 3। एंड देन इसका भी काम हो गया है, इसे हम रद्द कर देंगे। ये आ रहा हमारा कंप्लीट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। पीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार वो पार्ट को देखोगे ना, पीआई वाले पार्ट को जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत वो लग रही है, कन्फ्यूजन लग रही है, तो आप चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे पॉलिनोमियल वाले, तो वो वाले क्वेश्चन को आप रिकमेंड कर सकते, मतलब देख सकते हो। ओके, मैं वो भी रिकमेंड कर दूँगी आपको, क्योंकि ये वाले टाइप के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 में देखे थे। जिन बच्चों ने अगर मेरे साथ वो जर्नी चैप्टर नंबर 1 की देखी है, उन्हें पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आज का लेक्चर हमारे लिए यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें हम जनरल मेथड देखेंगे। मैंने आपको कहा था ना, एक जनरल मेथड है पीआई निकालने की, जिसमें हम कोई सा भी फंक्शन हो वो निकाल सकते हैं। तो हमारी वीडियो, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, एंड वो वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब थोड़ा टफ है वो, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने को रहेगी। तो अब वो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अलग से बना लेंगे उसके लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने बहुत मेहनत से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया होगा। बस एक वीडियो और, जिसमें आपको कंप्लीट मेथड भी, जनरल मेथड भी अच्छे समझ में आ जाएगी, देन आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अंदर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूँगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।